पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि क्यों वो भारत के सबसे ताकतवर नेता हैं। एक तरफ जहां देश के लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का बुरा हाल हो गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लाख आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन देश के लोगों को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देश के लोग तो मजबूती के साथ अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और उन्हें प्रचंड बहुमत दे रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लोग जो भी कहे, लेकिन अब कांग्रेस और राहुल गांधी की राह आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में भी राहुल गांधी के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समेत विपक्षी महागठबंधन में शामिल अन्य सभी दलों की करारी हार के बाद इंडी ब्लॉक के अंदर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने मांग की है कि अब वक्त आ गया है कि अखिलेश यादव इसकी कमान संभाल ले। दरअसल लखनऊ सेंट्रल से समाजवादी पार्टी एमएलए रविदास मेहतोरा ने कहा है कि बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनती अगर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाते। उनका कहना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर की वापसी की लगातार मांग की है और ईवीएम वाले सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। वहीं सपा विधायक ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस की अगुवाई करनी चाहिए। मतलब अब विपक्षी दल ही राहुल गांधी की चिंता बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी से जुड़े एक मानहानि के मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। वहीं दूसरी तरफ रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों को वहीं कोर्ट परिसर में हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बिहार में कांग्रेस की हार हुई है। वो सिर्फ वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि अब कोई अटकलें नहीं है कि मोदी सरकार के तहत बड़े पैमाने पर हो रहे मतदाता धोखाधड़ी के बारे में भारतीय अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीयों को आखिरकार नकली वोट, कई मतदाता पहचान पत्रों, नकली पतों, छोटे से कमरे के घरों में पंजीकृत सैकड़ों लोगों के बारे में पता चल गया है और इसका श्रेय केवल और केवल राहुल गांधी को जाता है, जिन्होंने ये सब प्रकाश में लाया। दर्शकों, कांग्रेस के लोग जो भी दावा करें, लेकिन आप दर्शकों को अगर पीएम मोदी पर भरोसा है और आप दर्शक मानते हैं कि वोट चोरी नहीं हो रही है, तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस और विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं और कैसे कांग्रेस की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। एक बार फिर विपक्ष के लोग देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। बीजेपी को जहां लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है, वहीं विपक्ष की करारी हार हो रही है। बीजेपी के चुनावी नतीजों के बाद वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोग एक्सपोज हो गए हैं। देश के लोग समझ गए हैं कि विपक्ष के लोग सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन ना तो सबूत लेकर कोर्ट जा रहे हैं और ना ही हलफनामा दे रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया, जिसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी रामविलास को 19 और अन्य सहयोगियों ने 9 सीटें जीती हैं। एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, जिसमें से बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी रामविलास को 19 और अन्य सहयोगियों ने 9 सीटें जीती हैं। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में एनडीए के नेताओं के बीच बैठकों का दौर और गहन चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के नेता उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से प्रधान के आवास पर मुलाकात कर सरकार गठन पर चर्चा की। वहीं बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी बवाल बढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ कोलकाता की गुलशन कॉलोनी चर्चा में आ गई है। लोगों का दावा है कि इस बस्ती में करीब 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में महज 3000 से 4000 नाम ही दर्ज हैं। इसे लेकर टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज है। ऐसे कमालिका सेन गुप्ता ने वहां जाकर असल जमीनी हालात का जायजा लिया, लेकिन बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है।
पार्टी का आरोप है कि वोटर संख्या कम होने की असली वजह अवैध रूप से बसे लोगों की मौजूदगी है। प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य का दावा है कि हम पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग बांग्लादेश से आए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे होते ही असली तस्वीर सामने आ जाएगी। वहीं ट्रंप के टैरिफ को लेकर कांग्रेस के लोग मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन ट्रंप ने बड़ा यू टर्न ले लिया। अमेरिका में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बड़ा कदम उठाया है। 250 से ज्यादा फूड आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के फैसले से न सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत मिली है, बल्कि भारत के किसानों और कृषि एक्सपोर्टर्स के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले से भारत के कृषि एक्सपोर्ट को 2.5 से 3 अरब डॉलर यानी करीब 22,000 से 26,000 करोड़ का सीधा फायदा मिलेगा। ऐसे समय में जब लगातार बढ़ते टैरिफ के कारण भारत के कई प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में पिछड़ने लगे हैं, ये कदम नई उम्मीदों की हवा लेकर आया है। अमेरिका ने जिन 250 फूड आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाया है, उनमें 219 कृषि वस्तुएं शामिल हैं। भारत की स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले मसाले, चाय, कॉफी, काजू और कई फलों सब्जियों पर लगे भारी शुल्क ने पिछले कई महीनों से एक्सपोर्ट को बुरी तरह प्रभावित किया था। ट्रंप प्रशासन द्वारा 50% तक टैरिफ बढ़ाने के लिए भारतीय मसालों का एक्सपोर्ट गिरावट की ओर था, जबकि ये सेक्टर अमेरिका में 35.8 करोड़ डॉलर का मार्केट रखता है। चाय कॉफी में भी भारत हर साल 8.2 करोड़ डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है। अब टैरिफ घटने के बाद स्थिति तेजी से बदलने की उम्मीद है। खासतौर पर काली मिर्च, इलायची, जीरा, हल्दी, अदरक और प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स जैसी हाई वैल्यू कैटेगरी में एक्सपोर्ट बढ़ने की पूरी संभावना है। भारतीय निर्यात संगठन के महानिदेशक अजय सहाय ने ये कहा है कि अमेरिका की नई छूट भारत के लिए एक बड़ा अवसर है और इससे करीब 3 अरब डॉलर तक के एक्सपोर्ट को फायदा मिल सकता है। ये राहत खास तौर पर उन सेक्टर्स के लिए वरदान साबित होगी जिनमें भारत की क्वालिटी और प्रोडक्शन क्षमता मजबूत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा फायदा नीचे बताए गए सेक्टरों में होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने बिहार चुनाव परिणाम और देश के अन्य राज्यों के चुनावों में परिणाम पर आधारित सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 50 से 55 लाख लोग ट्रेन से लाए गए हैं। एक एक व्यक्ति पर 4-5 हजार रुपए खर्च किए गए। बहुत सारी चीजें चुनाव में सबकी आंखों के सामने हैं। महाराष्ट्र चुनाव के पूर्व हम लोग केंद्रीय चुनाव आयोग से मिलने गए थे और उनसे डुप्लीकेट वोटरों का नाम काटने का आग्रह किया था, लेकिन आयोग के अध्यक्ष हम पर ही भड़क गए। कानून की धमकी देकर हमें चुप कराने की कोशिश करी गई। जब हमने बताया कि मैं खुद वकील हूं तो वो बिफर गए और हम जो विज्ञप्ति लेकर गए थे वो हमसे छीन ली गई। फोटो खिंचवाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। ये एक उदाहरण है कि चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। वहीं बिहार की सियासत से जुड़ा सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार इन दिनों गंभीर पारिवारिक मुद्दों से जूझ रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की ओर से भाई तेजस्वी यादव और उनके नजदीकी सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रोहिणी के आरोपों ने पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और साथ ही नेतृत्व शैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। रोहिणी पटना से सिंगापुर चली गई हैं। इधर रोहिणी के जाने के बाद लालू यादव की 3 और बेटियां घर छोड़कर चली गई हैं। दर्शकों, बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत तो हुई, वहीं महागठबंधन की करारी हार। लेकिन दोनों ही गठबंधन द्वारा जीती गई सीटों में भारी अंतर होने के बावजूद वोट शेयर के आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। नतीजों के मुताबिक आरजेडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा 23% रहा। उसे 1,15,46,055 वोट मिले। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 20% और उसे 1,81,143 वोट मिले, जबकि जेडीयू को 96,67,118 वोट मिले, जो कुल वोटों का 19.25% है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद 25 सीटें ही क्यों मिली, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। विपक्ष के कुछ समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया है कि ये वोट चोरी है और आरजेडी को वोट शेयर के आधार पर जीतना चाहिए था। कांग्रेस कार्यकर्ता सूरज जी नाइक ने इसे बिहार में शुद्ध वोट चोरी जीत नहीं कहा और स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर विपक्ष के दूसरे समर्थक भी वोट शेयर को साझा कर वोट चोरी बता रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा तेज है। पहली नजर में ये आंकड़े लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन नतीजों में कोई गड़बड़ी नहीं है। संसदीय लोकतंत्र को अपनाने के बाद से भारत की चुनावी प्रणाली इसी तरह काम करती आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि चुनाव परिणाम अलग अलग क्षेत्रों में जितने मत मिलते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन चुनाव आयोग के विस्तृत आंकड़े बताते हैं कि हर सीट पर वही जीता जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले। भारतीय चुनाव प्रणाली में कुल वोट शेयर की कोई अहमियत नहीं होती।
बल्कि हर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत पाने वाला ही विजेता होता है। यही वजह है कि आरजेडी को कुल वोट ज्यादा मिले, क्योंकि उन्होंने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी और जेडीयू से 42 सीटें ज्यादा। हारने वाली सीटों पर भी दूसरे स्थान पर आकर उन्होंने वोट तो बढ़ा लिए, लेकिन सीटें नहीं जीत पाए। इसके बावजूद विपक्ष वोट चोरी, गड़बड़ी और आंकड़ों का रहस्य जैसी बातें फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी भी एक बार फिर आरोपों के सहारे राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में लगे हैं। जम्मू कश्मीर की डीपीएपी के नेता और प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। निजामी ने कहा है कि आप यानी राहुल गांधी एक शायर को अपना स्टार प्रचारक बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आपको वोट दिलाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी का बैकग्राउंड क्या है? वो कुछ भी नहीं था। आप गुलाम नबी आजाद और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। निजामी का कहना है कि उस शायर को राज्यसभा भेजकर और अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाकर बढ़ावा दिया जा रहा है। आप शादी.com के मैनेजर को अपनी पार्टी का महासचिव बना रहे हैं। क्या आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते? आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? निजाजी ने अपने बयान में ये भी कहा कि बिहार के मुसलमानों ने एआईएमआईएम का समर्थन किया। मुसलमान दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। अब भारत के मुसलमान जाग गए हैं। कांग्रेस ने मुसलमान का इस्तेमाल किया। जब मुसलमानों की बात आएगी तो राहुल गांधी खामोश रहेंगे। आप नाकाम रहे हैं। आपकी रणनीति नाकाम रही है। बिहार में करारी हार के बाद जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेता वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हार के लिए लोग राहुल गांधी पर निशाना न साधें। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के आरोपों की हवा उन्हीं की पार्टी में रहे बड़े नेता इस्तीफा देकर निकाल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शकील अहमद ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए बड़ा सवाल उठा दिया। इसके साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर भी शकील अहमद सवाल उठा रहे हैं। वहीं बिहार कांग्रेस में एसआईआर चुनावी मुद्दे पर बढ़ते मतभेदों की इशारा करता है। वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के राहुल गांधी के विरोध को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। शकील अहमद ने सवाल उठाया कि अगर 65 लाख मतदाताओं के नाम कथित तौर पर काटे गए थे तो 65 लोगों ने भी वो विरोध क्यों नहीं किया। वहीं शकील अहमद के बयान का वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने सही ही सवाल उठाया है। अगर 65 लाख मतदाताओं के नाम कथित तौर पर काटे गए थे तो 65 लोगों ने भी विरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने आगे पूछा कि कांग्रेस, राजद या फिर कम्युनिस्ट पार्टियों के एक भी कार्यकर्ता ने एक भी आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई। अब ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी अवैध घुसपैठियों, जिनमें से ज्यादातर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं, को बचाने का अभियान चला रहे थे। इसके अलावा गांधी परिवार के करीबी रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया था। इसके अलावा भी कांग्रेस के कई नेताओं ने हार के बाद कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधा है। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन द्वारा ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं पर कब्जा करके सत्ता बनाए रखने की कोशिश के कारण भारत के कई शानदार साल बर्बाद हो गए हैं। लोकतंत्र पर कथित खतरे की चिंता बताते हुए उन्होंने संस्थाओं और देश की न्यायपालिका से खड़े होने और अपनी बात रखने का आह्वान किया और लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमने कई शानदार साल गंवा दिए हैं। अब जब भारत वास्तव में अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ सकता था। ये कार्यक्रम इसी बारे में है और मैं दिल से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहता हूं। मेरा एक संदेश इस देश की संस्थाओं और न्यायपालिका के लिए है। अगर आप इस देश का भविष्य बचाना चाहते हैं तो खड़े हों और अपना बात रखें। अपनी स्वतंत्रता लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अपने पॉडकास्ट दिल से विद कपिल सिब्बल के हालिया यूट्यूब एपिसोड में वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल हुए। सिब्बल के अनुसार तीनों ने भारत के भविष्य और प्रगति के रास्ते पर चर्चा की। सिब्बल ने आगे कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की है कि कैसे चुनाव आयोग और अन्य संस्थाएं सरकार के साथ मिलीभगत कर रही हैं और कैसे लोगों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे भारत के लिए कोई रचनात्मक बातचीत नहीं होगी। हो सकता है कि ये उन्हें कुछ समय के लिए सत्ता में बनाए रखे, लेकिन अंततः इस समय पर उनसे सत्ता ही छीन ली जाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों, चुनाव आयोग समेत अन्य एजेंसियों के आरोपों को विपक्षी दल बार बार दोहराते रहे हैं।
कांग्रेस ने कई बार दावा किया है कि देश के पिछले विधानसभा और आम चुनावों में, जिनमें हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव भी शामिल है, वोट चोरी हुई है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि बिहार के ये परिणाम वाकई आश्चर्यजनक हैं। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही अनुचित था। इसके अलावा कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर आपको लगता है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, तो आपसे बात करना बेईमानी है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो समझदार हैं और ये देखकर आपके मन में भी सवाल आता है कि बीजेपी और उसके घटक दलों की 90% स्ट्राइक रेट असंभव है, अगर आप भी ये मानते हैं कि ये स्ट्राइक रेट बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते संभव नहीं है, तो आपका संशय सही है। बिहार के चुनावों ने संविधान में दी चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाकर रख दी। खुलेआम बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारियों में एक से ज्यादा वोट डाले गए। अगर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चुनाव नहीं होगा तो कौन सी निष्पक्षता और काहे का चुनाव? अगर बिहार चुनाव के पहले 62 लाख वोट काटे जाएंगे और फिर 20 लाख वोट जोड़े जाएंगे, जिनमें से 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म भरे ही जोड़ दिए गए, तो ऐसे में कैसे चलेगा? दर्शकों, कांग्रेस और विपक्ष के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और कभी बोलते हैं कि 62 लाख वोट काटे गए तो कभी कहते हैं कि 65 लाख वोट काटे गए। लेकिन अगर 65 लोगों किस ने भी सामने आकर के इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली और नहीं कहा कि उनके वोट काटे गए और वो मतदान नहीं कर पाए, तो फिर इस बात को सिद्ध वो कैसे करेंगे? आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें